हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टॉप जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये जनरली जो फेमस क्वेश्चंस है, जो फेमस एमसीक्यूज है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हूँ। तो जनरली एग्जामिनर आपसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते ही है। तो याद रखना है, इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है, हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके बीएचयू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के पेपर जो होता है उसमें आपके जो 40 एमसीक्यूज है, याद रखना है आपको, जो 40 एमसीक्यूज है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ओके, 40 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी प्रेपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स डिजाइन कर रखा है, जिससे कि अगर आप एक बार ये रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखी हूँ जो इंटरव्यू के लिए है। सो इंटरव्यू में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर, जो कि हमारे नोट्स में कवर है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मॉक टेस्ट आपको देखने मिलता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड देन 1500 प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ। तो ये इस पीडीएफ में हमने एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो है ये भी हमने कवर कर रखे हैं। तो याद रखना है आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि एग्जामिनर आपको वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट की हम आपको गारंटी देते हैं और इस कंटेंट से आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस, याद रखना है आपको, 35 जो क्वेश्चंस है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आपको, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, गुणात्मक शोध की कौन सी विधि नहीं है, विच इज नॉट द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि गुणात्मक शोध की विधि हमें किस विकल्प में नहीं दी गई है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध होती क्या है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे नेम से ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा, जो किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज के फीचर्स को डिस्क्राइब करे, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जो भी डेटा मिलता है, आप जो भी डेटा एकत्र करते हो, वो आपको वर्ड्स
और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जो भी डेटा मिलता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। ओके, अब वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको किस तरीके से डेटा मिलेगा? अब मान लीजिए मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ या फिर मुझे किसी चीज का रिव्यू लेना है, मुझे एक फिल्म का रिव्यू लेना है, तो मैं लोगों से जाऊंगी, उस फिल्म का रिव्यू लूंगी। अब फिल्म के रिव्यू के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं मेरे, कि मैं पूछूंगी लोगों से कि आपको उस फिल्म के जो एक्ट्रेस थे उनकी एक्टिंग कैसे लगी, जो एक्टर थे कौन से एक्टर की एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी, किस तरीके से उनको और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी। सो यहाँ पर मुझे जो लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा ये यस नो टाइप में या फिर नंबर्स के फॉर्म में, वो मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो यहाँ पर उनका जो रिस्पॉन्स होगा कुछ इस तरीके से होगा कि उस एक्ट्रेस की एक्टिंग हमें ज्यादा अच्छी लगी थी, उस सीन में इसको इस तरीके से एक्टिंग करनी चाहिए थी। सो यहाँ पर मुझे जो भी रिप्लाई मिलेगा लोगों से, जो भी उनका ओपिनियन मैं लूंगी, ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे डेटा मिलेगा, ना कि नंबर्स के फॉर्म में मुझे डेटा नहीं मिलता है। याद रखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ही डेटा मिलता है। तो ये हो गई आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको पता चल गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च और गुणात्मक शोध होती क्या है। अब हम मेथड्स देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध की कुछ विधि होती है, कुछ मेथड्स होते हैं। सो हम एक एक कर सारे मेथड्स देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए, इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। सो इंटरव्यू मेथड क्या होते हैं? अब जैसे मान लीजिए आप किसी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, आपने उनका इंटरव्यू ले लिया। सो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनसे आप किस तरीके से इंटरव्यू लोगे? आप उनसे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, हार्ट डिसीज जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे। सो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने इन्वाइट करा है आपके इंटरव्यू के लिए, सो वो जो भी आपको रिप्लाई करेगा, जो भी उसका आंसर होगा, ये आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप पूछ रहे हो कि हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, सो यहाँ पर आपको वो यस और नो नहीं कहेगा, वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि आपको ऑयली फूड जो होते हैं, आपका हार्ट सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे हार्ट आपका चेस्ट जो होगा आपका ये पेन करने लगेगा। सो यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ हाँ, आपका जो चेस्ट है ये पेन करने लगेगा। सो ये नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं बोल रही, मैं जो बोल रही हूँ वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इंटरव्यू मेथड ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है। उसी तरीके से विकल्प बी, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी विधि क्या होती है? अब जैसे केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का ग्रुप होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन होता है और उसके थ्रू हमें कुछ डेटा मिलता है, उसे हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन लॉन्च करना है, न्यू आईफोन लॉन्च करना है, सो मैं क्या करूंगी, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लूंगी और उसमें आईफोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आईफोन के बारे में किस तरीके से डिस्कशन होगा कि हो सकता है उसकी स्क्रीन और हम स्क्रीन क्वालिटी उसको अच्छी कर ले और ऐप फीचर और दे लोगों को, पिक्सल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो ये सारी जो चीजें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अगेन हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ही हमें जो डेटा मिलेगा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। सो केस स्टडी में हम जो भी बोल रहे हैं, आपको जो भी डेटा मिलेगा, जो भी लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव मेथड हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर, जैसे ये मेन तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड ये मेन रिसर्चर करते हैं और रिसर्चर रोल प्ले करते हैं मेन ऑब्जर्वेशन मेथड में। अब किस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड होता है? अब मान लीजिए रिसर्चर को कोई एनिमल पर स्टडी करना है, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करना है, तो रिसर्चर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में जाके या फिर कोई फॉरेस्ट में जाके उस पर्टिकुलर एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पर रिसर्चर ने कुछ ऑब्जर्व किया और रिसर्चर उस ऑब्जर्वेशन को अपने एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लीजिए रिसर्चर ने कुछ एनिमल को ऑब्जर्व किया, वो बताएंगे कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो उनसे एनिमल जो है एक दूसरे से ऐसा बिहेवियर था उनका। तो यहाँ पर जो रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिल रही, रिसर्चर ने जो डेटा कलेक्ट करा उनको अगेन वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिला। सो ये भी आपको हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड। इसलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए, बी एंड सी, मतलब विकल्प ए, बी, सी, ए तीनों भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी विधि किस ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो ये तीनों भी ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड दिया गया था, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड यानी सांख्यिकी विधि। सो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, जिसमें आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करते हो। ओके, आप क्या करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आप यूज करोगे या फिर आप मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करोगे। किस तरीके से आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला टेक्निक्स यूज करोगे, मान लीजिए आपने आप कुछ सैंपल्स पर रिसर्च परफॉर्म करी, सैंपल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। ओके, रॉ डेटा मिलता है आपको। अब इस रॉ डेटा को आप एनालाइज करते हो, इसको ऑब्जर्व करते हो। तो आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, नथिंग बट योर स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर कर आप रॉ डेटा को आपके एनालाइज करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टेक्निक्स यूज करते हो, मैथमेटिकल टेक्निक्स आपका आप यूज करते हो स्टैटिस्टिकल मेथड में। आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी करी कि पर्टिकुलर कोई सिटी है, सिटी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है, तो ये देखने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल ही मेथड यूज करना होगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि एवरेज लोगों की इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करोगे। सो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड, संख्या के विधि। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 2001 में जनगणना प्रयुक्त शोध पद्धति थी। द रिसर्च मेथड used in census in 2001 by government of India was। So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा गया था। सो यहाँ पर जनगणना का मतलब होता है सेंसस। जो सेंसस हुआ था भारत में 2001 में, सो उसमें हमने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया था, हमें ये पता लगाना है। यानी भारत सरकार ने कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा था, हमें ये पता लगाना है। सो हम अगेन एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे डिटेल में, लेकिन अगेन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंसस क्या होता है, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, यानी जनगणना क्या होता है। तो याद रखिए जनगणना भारत में हर 10 साल पर होता है। ओके, भारत में हर 10 साल पर जनगणना होता है। अब जनगणना क्या होता है, सेंसस। ओके, जनगणना का मतलब होता है सेंसस, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे पॉपुलेशन में से, हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो। लेकिन हम जो बेसिकली रिसर्च परफॉर्म करते हैं उसमें हम सैंपल्स पर स्टडी करते हैं। रिसर्च में सैंपल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन के कुछ लोगों को ले लेते हैं आप, यानी पॉपुलेशन का कुछ पार्ट। मान लीजिए पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो आपने यहाँ पर 30 लोगों पर रिसर्च कर ली, तो ये हो जाता है आपका सैंपल। लेकिन सेंसस यानी जनगणना क्या होता है, आप पूरी पॉपुलेशन पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से। सो उसे हम कहते हैं सेंसस एंड जनगणना। और याद रखिए भारत में हर 10 साल पर जनगणना होता है, सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं सेंसस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सर्वे मेथड। सो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वे क्या होता है, सर्वे करवा रहे हो आप, एक एक लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो उसे हम कहते हैं सर्वे। सर्वे क्या होता है, बेसिकली जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे हम कहते हैं सर्वे, यानी सर्वेक्षण विधि। सो जनगणना किस रिसर्च मेथड से हम कर सकते हैं, सर्वेक्षण विधि से। किस विधि से कर सकते हैं, सर्वे मेथड से, क्योंकि क्या होता है सेंसस में आपको हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। ओके, हर एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, सो यहाँ पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, सर्वे। सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जमा करना। सो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, जिसमें आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो, यानी पिछली जो घटनाएं होती है उसके बारे में स्टडी करते हो। सो यहाँ पर हमें पिछली जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, सो इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन भी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, जिसमें आप दो चरों के बीच में यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हो, यानी कारण एंड प्रभाव बताते हो, उनके बीच में कैसे संबंध है आप ये बताते हो। जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये बताते हैं।
सो यहाँ पर हमें किसी चर से रिलेटेड, कोई संबंध से रिलेटेड हमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी विधि क्या होती है, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इन डिटेल में स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाकर। सो अगेन यहाँ पर हमें किसी ग्रुप में डिस्कशन नहीं पूछा गया है। सो इस ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वे मेथड। सो याद रखिएगा, सेंसस जो होता है जिसमें हम रिसर्च मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सर्वे मेथड। अगला प्रश्न, कौन सी एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता है? विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर? सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्नावली की एक अच्छी विशेषता हमें किस प्रश्न में दी गई है, यानी क्वेश्चनर की गुड क्वालिटी और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में दी गई है, हमें ये पता लगाना है। सो प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर, ये होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सो याद रखिए, क्वेश्चनर एक डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसके थ्रू जो रिसर्चर है, यानी जो आपके शोध करता है, क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली के थ्रू अपना जो डेटा है उसको एकत्र करते हैं। अब क्वेश्चनर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चनर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चनर क्या होता है, जिसमें एक लिस्ट होती है, उसमें सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। एक लिस्ट होंगी, उसमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे, सो उस पूरे लिस्ट को हम कहेंगे क्वेश्चनर। अब याद रखिए, क्वेश्चनर क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी पहले से ही क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, बस आपको उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चनर में जो भी आप रिस्पॉन्स करोगे, ये यस नो टाइप में आप रिस्पॉन्स करोगे, या फिर आपको टिक मार्क करना होता है कि आप, जैसे आपको कोई फीडबैक फॉर्म होता है, आपको टिक मार्क करना होता है, आप अग्री हो डिसअग्री हो, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्या है, आपके एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। सो इस क्वेश्चन में आपका क्या होता है, सारे विकल्प तो सही नहीं होते, कोई एक ही विकल्प सही होता है। सो ये हो गया आपके क्वेश्चनर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ये होता है आपके क्वेश्चनर का एग्जाम्पल। अब जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई मील लिया है, तो आपको वो पूछेंगे कि हमारी मील की क्वालिटी आपको कैसा लगी, हमारा फूड कैसा लगा, क्या हमारा फूड टेस्टी था, या फिर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। सो यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स करोगे आप ये यस नो टाइप में करोगे। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस टाइप में आप करते हो जो आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है। ओके, सो जैसे यस नो टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि आपके पास जॉब है, तो आप क्या करोगे, यस और नो में ही रिस्पॉन्स कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। सो उसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। सो याद रखिए, क्वेश्चनर में आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो उसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। और क्वेश्चनर आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होती है, यानी स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चनर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वेश्चनर की प्रश्नावली की आपकी विशेषता बतानी है कि किस ऑप्शन में हमें से बेस्ट क्वालिटी दी गई है। सो ऑप्शन ए आपको दिया गया है क्लियर एंड इजी क्वेश्चंस, यानी स्पष्ट और आसान प्रश्न। सो इस क्वेश्चनर में कैसे होने चाहिए, आपके क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप एकदम हार्ड क्वेश्चन डिजाइन करोगे, आपके क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे, सो आपके जो रिस्पोंडेंट है वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हो तो यहाँ पर आपको एक स्पष्ट यानी क्लियर और आसान प्रश्न रखना होता है, तभी आपके जो रिस्पोंडेंट है जिससे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो वो आपको इजीली उसका रिप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपकी करेक्ट क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है क्वेश्चनर की। उसी तरीके से ऑप्शन बी सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के व्यवस्थित क्रम। सो यस, आपको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आप किधर भी कहीं भी क्वेश्चन नहीं एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया, उसके बाद मैं डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन डालूंगी, नंबर नहीं करूंगी, तो यहाँ पर जो मेरे रिस्पोंडेंट है जो रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का, सो वो सही से नहीं रिप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर मुझे जो डेटा मिलेगा इनकरेक्ट भी डेटा मिल सकता है, यानी गलत डेटा भी मुझे मिल सकता है। सो याद रखिए, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए आपको आपके क्वेश्चन का, यानी एक व्यवस्थित क्रम में आपके आपके प्रश्नों को बताना चाहिए। सो ये भी एक गुड क्वालिटी होती है क्वेश्चनर की। इसी तरीके से ऑप्शन सी लिमिटेड साइज, यानी सीमित आकार। तो यस, आपका एक सीमित आकार होना चाहिए क्वेश्चनर का, यानी प्रश्नावली का आपका जो आकार होता है वो एक सीमित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। तो जब आप 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे तो आपके जो रिस्पोंडेंट उनके उनके पास भी तो टाइम होना चाहिए, आपके इतने सारे क्वेश्चन के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होगा।
आप जैसे जनरली देखते हो फीडबैक क्वेश्चन में या तो 5 और 10 ही क्वेश्चन होते हैं, जनरली 20 होंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं देखने मिलते, तो लिमिटेड साइज होना है। क्वेश्चनर में तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिल कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रख सकते हो, लेकिन अगर लिमिटेड साइज हो तो ये गुड क्वालिटी है, जिससे आपके जो रिस्पोंडेंट है वो आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे। सो लिमिटेड साइज यानी सीमित आकार, ये भी आपके प्रश्नावली की एक विशेषता होती है। जैसे कि आप देख रहे हो आपको ऑप्शन ए बी सी यानी विकल्प ए बी सी, ये तीनों में भी आपको आपकी प्रश्नावली की विशेषता दी गई है, यानी क्वेश्चनर के गुड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑल दी अबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा? सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है। सो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। सो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो, ओके, ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो, जो ओरिजिनल डेटा हो, याद रखिएगा ओरिजिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करोगे, ऐसा डेटा जो ओरिजिनल डेटा है, उसमें आपको कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जो आपको डेटा मिल रहा है, जो एक न्यू डेटा मिल रहा है, न्यू डेटा, ओरिजिनल और जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा रिसर्च में वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट विधि के थ्रू, ओके। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जाता है, जो ओरिजिनल हो, जो न्यू हो, और जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हैं और जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा याद रखिएगा, प्राइमरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है वो नहीं होता है, और ना ही कोई पुराने डेटा को हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। जो फर्स्ट टाइम, जो ओरिजिनल और जो न्यू डेटा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो याद रखिएगा एग्जाम में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका? सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका? जो जैसे नेम में ही मीनिंग है, जो सेकेंडरी हो, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा हो, जैसे आपको न्यूज़पेपर और पेपर्स, आर्टिकल, जर्नल्स, ये सारे चीजों में आपको जो डेटा मिलता है ये आपका सेकेंडरी डेटा होगा। इवन आपका जो इंटरनेट पर डेटा होता है ये भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है। तो सेकेंडरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, जो पहले से ही डेटा पब्लिश हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा आपको इस टॉपिक पर एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब प्राइमरी डेटा जैसा हम देख ले, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करा जाता है, जो ओरिजिनल डेटा हो और जो न्यू डेटा हो। अब याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल, ये तीनों से ही आप नया डेटा जनरेट कर सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन यानी जो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, यानी टिप्पणियां, मतलब मान लीजिए रिसर्चर को किसी एनिमल्स पर स्टडी करना है, ओके, किसी कल्चर के बारे में स्टडी करना है, इंडियन कल्चर हो गया, कोई वेस्टर्न कल्चर हो गया। अब मान लीजिए रिसर्चर इंडियन कल्चर पर स्टडी कर रहे हैं, सो रिसर्चर क्या करेंगे? इंडिया में जाके वहां के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वहां के लोगों का मील क्या है, वो किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। सो इन सारी चीजों को रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करेंगे, और जो ऑब्जर्वेशन से डेटा मिलने का उनको, ये होगा उनका प्राइमरी डेटा, क्योंकि यहाँ पर वो एक न्यू डेटा जनरेट करेंगे। सो ये होता है आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स। उसी तरीके से क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली, क्वेश्चनर में फीडबैक क्वेश्चन जैसे होंगे, ये एक एग्जांपल हो गया क्वेश्चनर का। क्वेश्चनर जैसे एक लिस्ट होती है, उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। सो क्वेश्चनर में आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, और रिसर्चर यहाँ पर रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स लेते हैं। जैसे आपने कोई फीडबैक फॉर्म देखा होगा, तो ये सारे जो होते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चनर में आते हैं फीडबैक फॉर्म्स, जिसमें आपको यस नो टाइप में एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो इनसे भी आप प्राइमरी डेटा जनरेट करते हो। उसी तरीके से स्केड्यूल, स्केड्यूल क्या होता है? याद रखिए स्केड्यूल ये आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू ही होता है, लेकिन स्केड्यूल ऐसा एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं, जो रिसर्चर क्वेश्चंस पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा।
स्केड्यूल में जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, पहले से ही रिसर्चर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं और वो पूछ लेते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट से। सो स्केड्यूल यानी अनुसूची से भी जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ये आपका प्राथमिक डेटा का स्रोत होगा, यानी प्राइमरी डेटा का सोर्स होगा। सो यहाँ पर हमें विच इज नॉट पूछ रहा है, जो प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी, सी एंड डी मतलब विकल्प बी, सी, डी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विकल्प है लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन इतिहास। तो याद रखिएगा लाइफ हिस्ट्री और जीवन इतिहास ये आपके प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं होता है, यानी प्राइमरी सोर्स का सोर्स नहीं, सॉरी प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं होता है। लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, किसी की बायोग्राफी, उसकी जो लाइफ स्टोरी है, यानी उसने अपनी लाइफ में जो जो चीजें परफॉर्म किया उसको एक्सप्लेन करना, उसको एनालाइज कर कर एक्सप्लेन करना। जैसे आप किसी की फिल्म देखते हो, किसी की बायोग्राफी देखते हो, सो यहाँ पर उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। सो यहाँ पर आप कोई न्यू डेटा जनरेट नहीं करते हो, ये पहले से ही अवेलेबल डेटा होता है, उसको एनालाइज कर आप उसको बताते हो। सो याद रखिएगा लाइफ हिस्ट्री ये आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं होता है, बल्कि ये आपका सेकेंडरी डेटा का सोर्स होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को शामिल किया गया है। इन थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि थीसिस है, थीसिस में टेबल्स एंड फिगर्स यानी आपके आंकड़े और तालिकाओं को कहाँ रखा जाता है, कहाँ इंक्लूडेड होता है, कहाँ शामिल किया जाता है, हमें ये पता करना है। तो याद रखिए थीसिस क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। थीसिस क्या होता है, जिसमें आप आपके जो रिसर्च का वर्क है, जो भी आपने आपके शोध में सारे जो कार्य करे हैं उसको आप बताते हो, उसे हम कहते हैं थीसिस। अब थीसिस में आपके फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ इंक्लूडेड होते हैं, हमें ये पता करना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स नहीं पूछ रहा है। अगर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछता तो ये आपके मेन चैप्टर्स में होते हैं, यानी एक इसका यहाँ पर एक सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन हमें सिर्फ फिगर्स एंड टेबल पूछा गया है। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स क्या होता है, जिसमें एक लिस्ट होती है, इसमें बताया जाता है कि आपके फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगर लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछा जाता क्वेश्चन में तो होता आपका सेपरेट चैप्टर आंसर, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिर्फ फिगर्स एंड टेबल्स यानी आंकड़े और तालिकाओं का कहाँ शामिल किया जाता है, इनको कहाँ इंक्लूड किया जाता है। सो याद रखिएगा इनको टेक्स्ट इटसेल्फ में यानी पाठ स्वयं में ही शामिल किया जाता है। टेक्स्ट इटसेल्फ मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए थीसिस में कुछ मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, उसी टेक्स्ट के नीचे मैं टेबल बनाऊंगी या फिर उसी टेक्स्ट के नीचे फिगर होता है। ओके, जब भी आप थीसिस देखोगे तो आपको देखेगा कि आपने जहां पर भी टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट के नीचे ही फिगर बनाया जाता है उसका, और टेक्स्ट के नीचे ही टेबल बनाया जाता है, ताकि जब आपका थीसिस देखे जो आपके रीडर्स है उनको कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके फिगर्स और टेबल्स नेक्स्ट अलग पेज पे होंगे, कोई सेपरेट चैप्टर्स में होंगे, सो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ जाएगा। सिर्फ फिगर्स और टेबल्स देखे आप कंटेंट पढ़ोगे और उसके नीचे उसका फिगर आप देख सकते हो एज अ रेफरेंस, उसका टेबल आप देख सकते हो। सो याद रखिएगा थीसिस में जहां पर आपका टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट से ही रिलेटेड नीचे उसका टेबल बनाया जाता है, और टेक्स्ट के नीचे ही टेबल होते हैं या फिर फिगर्स होते हैं। आपने जब भी देखा होगा फिगर्स अलग से नहीं दिया जाता है, आपको टेक्स्ट के नीचे ही दिया जाता है। सो याद रखिएगा थीसिस में फिगर्स एंड टेबल्स यानी आंकड़े एंड तालिकाओं जो आपका शामिल होता है, ये आपके पाठ में ही होता है, जहां पर आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसी के साथ होता है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब सेपरेट चैप्टर में नहीं होता है आपके लिस्ट फिगर्स एंड टेबल, अगर लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछा जाता है तब आपका सेपरेट चैप्टर यानी एक अलग अध्याय ये ऑप्शन होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। सो अपेंडिक्स क्या होती है, अपेंडिक्स जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर होता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हो बेसिकली आप यहाँ पर। आपका जो थीसिस होता है, आपका जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हो, ताकि जो आपके रीडर्स है जो भी इंटरेस्टेड हो वो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आगे रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर हमें इस बारे में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। अपेंडिक्स में आपके फिगर्स और टेबल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। उसी तरीके से कंक्लूडिंग चैप्टर यानी समापन अध्याय। सो कंक्लूडिंग चैप्टर क्या हो जाते हैं, जो आपके एंडिंग होते हैं, जिसमें आप कंक्लूड करते हो,
सो यहाँ पर आपके फिगर्स और टेबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो याद रखिएगा आपके फिगर्स और टेबल्स कहाँ इंक्लूड होते हैं, टेक्स्ट इटसेल्फ में, यानी जहाँ पर टेक्स्ट होगा उसी के साथ आपके फिगर्स और टेबल्स होंगे। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। एंड